खेती में रासायनिक खाद की बढ़ती दौर पर आप समझ सकते हैं कि बायो फर्टिलाइज़र जैविक खाद का कितना महत्व आ गया है। सभी किसान भाई, लगभग मोस्टली अधिकतर किसान लोग अब यही सोचते हैं कि हम रासायनिक को थोड़ा कम करें और जैविक की ओर बढ़ें। जैविक में भी बहुत ही अच्छी अच्छी खादें मार्केट पर उपलब्ध हैं, लेकिन उनके बारे में किसान भाई कम जानकारी रखते हैं या फिर नहीं के बराबर जानकारी रखते हैं। जिनको जानकारी भी है तो ये उपयोग करने पर भूल जाते हैं, मतलब ये उपयोग करने के समय जब उनको खाद डालना है उस समय वो भूल जाते हैं कि हमको ये खाद भी लाना था। उनको बस इतना याद रहता है कि नाइट्रोजन के पूर्ति के लिए यूरिया, फास्फोरस की पूर्ति के लिए आपका DAP या SSP और पोटास की पूर्ति के लिए MOP, इतना बस वो लाते हैं और इतना उपयोग करते हैं। लेकिन इनके जगह में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आप अन्य बैक्टीरिया जो आती हैं, कल्चर आती हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। फास्फोरस की पूर्ति के लिए जो एक कल्चर आती है उसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि आप फास्फोरस उपयोग करेंगे, रासायनिक खाद उपयोग करेंगे, या नहीं कह रहा हूँ कि कम कर देंगे या फिर मतलब बंद ही कर देंगे, उपयोग करेंगे लेकिन उतनी मात्रा में नहीं करेंगे जितनी मात्रा में आप करते आए हैं। उसके अलावा आप पोटास का, तो पोटास के लिए भी आपको पोटेशियम सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया आता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको पोटास की मात्रा कम डालनी पड़े। मिट्टी में जो पोटास है वह आपको पौधों को उपलब्ध कराए, तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। कई सारे बैक्टीरिया हैं, कई सारे फफूंद हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि बायो फर्टिलाइजर्स कितनी हैं, मार्केट में कौन सी बायो फर्टिलाइजर्स उपलब्ध हैं और उनका क्या काम होता है, आप किस मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, आप कितना उपयोग कर सकते हैं, कब उपयोग कर सकते हैं। तो आइए पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा बिना स्किप किए। मैं हूं जनक लाल राठौर और आप देख रहे हैं छोटा किसान। तो आइए सबसे पहले चर्चा करेंगे हम एक बैक्टीरिया की, वह है एजोटोबैक्टर। मुख्य रूप से अगर फसलों की बात करें तो यह धान, गेहूँ और मक्का के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। यह नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब जिसके माध्यम से हम कि जिसको पूर्ति के लिए हम यूरिया का उपयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम यह करता है। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप इसका उपयोग करिए एजोटोबैक्टर का। और मुख्य फसल मैंने बताया धान, गेहूं और मक्का। इसमें अगला है आपका राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम कल्चर का भी अन्य दलहनी फसलों, जो भी दलहनी फसलें हैं उसमें राइजोबियम का बहुत ही महत्व होता है। आप जड़ों में देखे होंगे एक छोटी छोटी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, नोड्यूल से सब पाया जाता है, गांठें पाई जाती हैं, उसमें राइजोबियम होता है। वह राइजोबियम नाइट्रोजन को जो कि मिट्टी में है, जो कि हवा में है, उसको फिक्सेशन करता है और पौधों को उपलब्ध कराता है, जिससे जो आप एक्सेस यूरिया डालते हैं ना, वो आपको नहीं डालना पड़ता है। इस प्रकार से रासायनिक प्रभाव भी कम होता है, फसल भी अच्छी होती है और जो मिट्टी जनित रोग है, बैक्टीरियाई रोग होते हैं, उससे भी थोड़ा छुटकारा देखने को मिलता है अगर आप इसका उपयोग किए हैं तो। अगला है किसान दोस्तों माइकोराइजा। माइकोराइजा एक फफूंदी है, जो मैंने अभी बताया ना, राइजोबियम और एजोटोबैक्टर ये बैक्टीरिया हैं, लेकिन जो माइकोराइजा है यह फफूंदी है और इसका काम है फास्फोरस को पौधों को प्राप्त कराना। जैसे मैंने पिछली में बताया कि नाइट्रोजन के लिए एजोटोबैक्टर और राइजोबियम, लेकिन माइकोराइजा फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है और यह विशेष रूप से सब्जी वर्गीय फसलों के लिए होता है, जैसे टमाटर, बैगन, आलू, गोभी, लहसुन, प्याज, मिर्च आदि के लिए। तो इनके लिए यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है, जड़ों का विकास करता है और आपको जो एक्सेस DAP या फिर SSP डाल रहे हैं उसको कम करता है। तो एक प्रकार से इसमें भी रासायनिक प्रभाव कम होगा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, फसल का उत्पादन बढ़ता है, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब हम अगला बात करेंगे, अब कल्चर में आते हैं PSB कल्चर। PSB कल्चर का अगर पूरा पढ़ें तो इसको फास्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। यह एक बैक्टीरिया है, यह भी फास्फोरस का ही जो स्थिरीकरण करता है। जो फास्फोरस अघुलनशील है, जैविक अजैविक दोनों माध्यम से मिट्टी में, जैसा कि मैंने बताया है कि लगभग पौधा 20 से 25% या 30% फास्फोरस ही उपयोग करता है, जो हम DAP और SSP के माध्यम से डालते हैं। तो जो एक्सेस बचता है, जो मिट्टी में कणों के रूप में या फिर अन्य रूप में उपलब्ध होता है, उसको यह अघुलनशील के माध्यम से घुलनशील करता है, फिर उसको पौधों की जड़ों को प्राप्त करवाता है और पौधों की जड़ें आसानी से इसको फिर पौधों की पत्तियों पर भेजती हैं, शाखाओं पर भेजती हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, पौधों का विकास करता है, उत्पादन बढ़ता है, सीधी सी बात। तो एक तरह से जो एक्सेस हमको DAP SSP डालना रहता है वह नहीं डालना पड़ता है, रासायनिक प्रभाव कम होता है, तो इसका उपयोग कर सकते हैं।
अब मैं अगला बढ़ूँ तो KSB कल्चर, इसको पोटेशियम सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं। यह पोटास के लिए होता है KSB कल्चर, तो यह पोटास की उपलब्धता बढ़ाता है। आप KSB कल्चर का उपयोग कर सकते हैं। इनका आप बीज उपचार के समय उपयोग कर सकते हैं, या फिर आपको जो गोबर की खाद है ना उसके साथ मिला करके उपयोग करना है। इनका उपयोग कर अगर गोबर के साथ करें तो लगभग गोबर खाद के साथ मिला करके 2 दिन तक इसको रखे रहने दें, या फिर जो गोबर की ढेर है उस पर मिला दें, तो इनका जो काउंटिंग है, नंबर है बैक्टीरिया के, ये बढ़ता है। तो इससे आपको अत्यधिक लाभ देखने को मिलेगा। और ये जब करें ना तो टेम्परेचर थोड़ा डाउन होना चाहिए, लगभग 30 से 35 के आसपास ही टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब 35 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और खेतों में डाल करके नमी दे दें, मतलब पानी दे दें, तो यह अच्छे रूप से मिट्टी में फैलेगा। अब अगर हम बात करें तो नील हरित शैवाल, यह आपको देखने को मिलेगा जब आप पडलिंग टाइप करेंगे, जैसे धान की खेती करते हैं या फिर बरसात खरीफ सीजन में जो भी करते हैं, तो इसका शैवाल का बहुत ही महत्व होता है। यह क्या करता है कि वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्सेशन। एक और आता है मार्केट में जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, अगर आप नहीं सुने हो तो मैं बता देता हूँ। ये आता है जिंक की पूर्ति करने के लिए, जो मिट्टी में जिंक है उसकी पूर्ति करने के लिए। तो इन सब का मैंने जिक्र किया है। मैंने कितना जिक्र किया, पहले एजोटोबैक्टर, दूसरा राइजोबियम, तीसरा माइकोराइजा, चौथा PSB कल्चर, पाँचवा KSB कल्चर, छठवां नील हरित शैवाल, और सातवां मैंने जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का भी वर्णन किया है। तो इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में वर्णन किया है कि जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं खेती में, एक्सेस DAP, SSP, यूरिया, पोटास आदि को डालने के लिए, जो रासायनिक खाद है उनकी मात्रा को कम करने के लिए हम डाल सकते हैं। पौधों में अच्छी उर्वरा शक्ति के कारण अच्छा उपज ले सकते हैं, मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं, जैविक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। इस प्रकार से हम मिट्टी में भी जो रासायनिक प्रभाव कम करके हानिकारक जो केमिकल हैं उनकी कमी ला सकते हैं। जो स्वस्थ भोजन है उसकी उपलब्धता हम मार्केट तक पहुंचा सकते हैं, अपने घरों तक पहुंचा सकते हैं, स्वस्थ भोजन कर सकते हैं, स्वास्थ्य सही कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो में चर्चा किया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अन्य किसान भाइयों तक शेयर करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, फैंटास्टिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए